पिछले लेक्चर में लास्ट में हमने ऊपरी डाबरू योग या निम्न डाबरू योग के बारे में पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा मैं बताता हूं कि ऊपरी डाबरू योग क्या पढ़ा था आपने, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसके। ऊपरी डाबरू योग और दूसरा था निम्न डाबरू योग। ऊपरी डाबरू योग क्या था, देखो कि सिमेशन लगाना है और r बराबर 1 से लेकर n तक यानी n पद आएंगे, और करना क्या है कि जो इसमें अंतराल के अंदर उच्चक आएगा mr कैपिटल उच्चक आएगा, उसकी गुणा किसके साथ करानी है, जो ये लेंथ आएगी xr माइनस उप अंतराल की लंबाई, प्रत्येक उप अंतराल की लंबाई के साथ उच्चक की गुणा करवाकर उन सभी को जोड़ना है, तो वो आपको ऊपरी डाबरू योग प्राप्त होगा। और क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, कई बार पूछा भी गया है। और निम्न डाबरू योग में ऐसा ही निम्न डाबरू योग के साथ होगा, लेकिन इस बार यहाँ पर निम्नक आएगा स्मॉल mr एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस 1। तो ये आपका था निम्न डाबरू योग। अब एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन किए थे, एक और आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि यदि आपको दिया है, यदि fx बराबर sin x एवरी फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2, ठीक है, तथा आपको जो इसका विभाजन है p बराबर दिया है 0 π/6 π/4 π/3 लास्ट में 60 के बाद में π/2 हो, तो आपको कहा है कि आपको LFP समझे क्या। अब ऐसा एग्जाम के अंदर ऐसा देगा, नाम न लिखकर UFP ज्ञात करो। देखो पहले आप इसके उप अंतराल बनाकर दिखाओ कि उप अंतराल कितने बनेंगे। उप अंतराल देखो कि कितने बनेंगे इसके, यानी हमने देखे अलग अलग ये उप अंतराल बनेंगे इसके। 0 से π/6 एक उप अंतराल बन गया, इसे I1 कह दो। प्रत्येक उप अंतराल के लिए हम निकालेंगे, एक I2 आपका बनेगा कहाँ से, π/6 से π/4 तक, एक I3 आपका I3 π/4 से π/3, और एक लास्ट में I4 भी आपका बनेगा, और वो क्या बनेगा π/3 से π/2। तो ये आपके उप अंतराल बनेंगे। अब प्रत्येक के लिए उच्चक निम्नक ज्ञात करने हैं, उच्चक निम्नक आएंगे, और साथ ही साथ में इनकी जो उप अंतरालों की लंबाइयां हैं उनकी गुणा करा के आपको जोड़ते चलना है। यानी प्रत्येक उप अंतराल की लंबाई उच्चक, उसमें उच्चक क्या होगा और उसमें निम्नक क्या होगा, तो एक साथ ज्ञात करते हैं। चलो सबसे पहले इस उप अंतराल में हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डेल R1। क्या हुआ मतलब इसका कि यानी उस उप अंतराल की लंबाई कितनी है। तो देखो π/6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचा π/6। स्मॉल mr1 इसका मतलब इसका निम्नक, और इसमें निम्नक कौन सा मान देगा, देखो सबसे जो छोटा है वही निम्नक देगा। यानी देखो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, तो यानी इसका निम्नक क्या आ गया 0। इसका उच्चक mr1 इस अंतराल के अंदर कौन से बड़ी वैल्यू है π/6, तो साइन π/6 साइन 30 का मान 1/2, तो यानी एक के लिए तो आपने निकाल दिया। दूसरे के लिए देखो, दूसरे अंतराल के लिए, अब इसके लिए यहाँ देखो, जो सबसे पहले तो क्या इसकी लंबाई निकालनी है, तो यानी यहाँ पर ये 45 है और ये आपका 30 है, और 30 में से आप 45 में से आप 30 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 15, और 15 को आप कैसे लिखेंगे, देखो या एलसीएम ले लो, डेल R2 π/4 माइनस का π/6, तो यानी 6 यहाँ 6 नहीं 12 यहाँ पर एलसीएम आ गया, और यहाँ करेंगे 2π और π, यानी π/12 आपका ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसका निम्नक स्मॉल mr1 किस पर निकलेगा, साइन π/6 पर। साइन π/6 का मतलब 1/2, और ऐसे ही कैपिटल mr2 है ये, कैपिटल mr2 यानी बड़ा साइन π/4 उच्चक निकालना है ना, उच्चक क्या होगा 1/√2। ऐसे ही आगे वाले के लिए डेल R3 क्या आएगा, π/3 में से आपको π/4 घटाना है, यानी 60 में से आपको 45 घटाना है, तो वही बात π/12 ही आपका यहाँ पर बचेगा।
देखो 12 एलसीएम आ गया, तो 3 चौके 12 और 4 3 12, पाई बाई 12 यहाँ पर बचेगा, पाई अपॉन 12। ऐसे ही डेल R2 आने के बाद स्मॉल mr3 निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा, पाई बाई 4 पर साइन पाई बाई 4 पर कितनी वैल्यू होगी, 1/√2, और ऐसे ही कैपिटल mr3 क्या आएगा, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 3, सॉरी साइन पाई बाई 3, यानी साइन 60 पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऐसे ही इस पर निकालो डेल R4 के लिए, तो यहां पर आप निकालेंगे 90 में से 60 आप घटाएंगे 30, यानी पाई बाई 6 आपका बच गया। और ऐसे ही मिनिमम निकालेंगे स्मॉल mr4, तो पाई बाई 3 पर साइन पाई बाई 3, साइन 60 वही वैल्यू यहाँ पर आएगी, और साइन जो मैक्सिमम है mr4 वो आ गया 1 साइन 90 पर। तो ये आपके मान आ गए उच्चक निम्नक, और उन उप अंतरालों की लंबाइयां भी आपके पास आ गई हैं। ठीक है, अब ये आ गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, यानी सबसे पहले निम्न डाबरू योग निकालना है। तो प्रत्येक अंतराल के निम्नक की इसके साथ गुणा लंबाई के साथ, प्लस इसके निम्नक की लंबाई के साथ इसके निम्नक की सभी को जोड़ देना है, तो आपका निम्न डाबरू योग प्राप्त हो जाएगा। इसको लिखो, फिर ऊपर वाली स्टेप में यही करते हैं। लिख लिया होगा, चलिए, और बिल्कुल आसान चीजें हैं। सबसे पहले LFP हम निकालते हैं, तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0 इंटू पाई बाई 6 प्लस का 1/2 इंटू पाई बाई 12 प्लस 1/√2 इंटू में पाई बटा 12 प्लस √3/2 इंटू पाई बाई 6। अब सभी को जोड़ लो, ये तो 0 हो गया, यहाँ बच गया पाई बाई 24, ठीक है, प्लस का पाई बटा 12√2 प्लस ये बच गया आपके पास √3 पाई अपॉन 12। ठीक है, अब देखो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। यानी यहां पर आप अगर 2 की ऊपर नीचे गुणा करा दे, √2 की ऊपर नीचे गुणा करा दी, तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां आ गया 24। ठीक है, √2 की गुणा कराते ही ऊपर नीचे, या ये 2 बन गया 24। अब देखो इसमें एलसीएम कितना है, 24, पहला पाई आएगा, प्लस इसके अंदर भी √2 पाई आएगा, प्लस का यहां देखो 12 2 24, तो ये आ गया 2 √3, और ये आपका पाई यहां पर आएगा। अब यहां से जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो ले लो। ठीक है, देखो यहां से पाई कॉमन आ रहा है, पाई बटा 24 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस का √2 प्लस का 2√3, ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, LFP। ऐसे ही आपको निकालना है, ये तो LFP आ गया, UFP और निकालना है, यानी अब उच्चक के साथ इनकी लंबाइयों की गुणा करा देंगे और जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, UFP। देखिए अभी निकालते हैं, लिख लो इसको, कोई लिखना चाहता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो निकाल लिया, अब देखो UFP और निकाल लेते हैं। UFP देखो क्या आएगा, इसके उच्चक की गुणा करानी है, 1/2 इंटू पाई बाई 6 प्लस का 1/√2 पाई बाई 12 प्लस का √3/2 इंटू में पाई बटा 12 प्लस का 1 इंटू पाई बाई 6। अब सभी को उसी तरीके से जोड़ दो, यानी √2 है वहां पर ऊपर गुणा करा दो, और जो चीज़ें कॉमन आ रही है पाई कॉमन ले लेना, और वो आपका फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप आगे कर लेना, सोल्व कर लेना, या डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ये रिजल्ट आएगा, कॉमन ले लेना यहाँ से, पाई बटा 24 यहीं से भी कॉमन आएगा, 6 प्लस √2 प्लस का √3, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से √2 के ऊपर नीचे गुणा करा दो, फिर 24 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 24 एलसीएम 4 पाई ये रहा, और 2 पाई यहाँ पर बन जाएगा, तो ये आपका
बन गया 6 प्लस √2 √3। ठीक है, लिख लो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं, फिर इस चीज़ में और चीज़ें कुछ आगे करेंगे। आगे वाला बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए। तो वैसे निकालना सीख के होंगे। एक क्वेश्चन और है, वो आप खुद करके देख सकते हैं, या फिर चलो मैं करवा ही देता हूँ। सिंपल सा है वैसे तो। नीमन डाबरू योग निकाल कर बता दूंगा, फिर आप ऊपरी डाबरू योग आप निकाल लेना। देखो क्वेश्चन है कि आपको दिया है f(x) बराबर x1, x बिलोंग टू अंतराल दे दिया 0,1 से, तथा विभाजन भी आपको दिया है, तथा विभाजन दिया है p बराबर आपको दिया है 0, a/n, 2/n, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा r माइनस का 1/n r/n, और लास्ट में फिर ये बढ़ता बढ़ता n/n। ठीक है, इसके लिए आपको ये विभाजन दे रखा है। तो देखो इसके अंदर बहुत से वैसे अंतराल बनेंगे, अनंत अंतराल हैं। तो आपको कोई एक बिंदु लेकर यहाँ से कोई सा भी ले लीजिए। मान लीजिए हम इससे लेकर हल करेंगे, एक निकालेंगे, तो बाकी आर के मान रखने हैं, 1 से लेकर अंत तक आर के मान रखते जाएंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, नीमन डाबरू योग LFP और UFP आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आरवां अंतराल आपको दिया है, आरवां अंतराल क्या दिया है, देखो r माइनस का 1/n r/n। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनना, पहले तो उच्चक और निम्नक दोनों निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लंबाई डेल r। इस उप अंतराल की लंबाई कैसे निकलेगी, r/n माइनस का, इसमें से यही तो घटाते हैं, r माइनस का 1, n एलसीएम आ गया, r से r कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यानी क्या बच गया 1/n। ये क्या आ गया आपके पास, उप अंतराल की लंबाई। अब उप अंतराल के अंदर आप स्मॉल mr यानी निम्नक निकालेंगे। अब मुझे बताओ इसमें निम्नक आपको क्या वैल्यू मिलेगी। देखो ये वर्धमान फलन है, यानी लगातार ये फलन आपका बढ़ रहा है, तो जो छोटा मान है वो छोटा देगा, यानी ये आपको मान छोटा मिलेगा। और देखो x ही दे रखा है x1, तो यानी आप यहां पर r-1 रखेंगे तो यही आपको वापस रिजल्ट मिलेगा। तो निम्नक आपका क्या आ गया, r-1/n। ऐसे ही उच्चक निकालेंगे तो उच्चक आपका क्या आ गया, r/n। ठीक है, अब देखो ऊपरी डाबरू योग निकालते हैं अपन, फिर आपको जो निम्न डाबरू है वो निकाल लेना। ऊपरी डाबरू योग समझ जाओगे आप। ऊपरी डाबरू योग क्या था, सिमेशन r बराबर 1 से लेकर n तक। ठीक है, और यहां से उच्चक क्या है, देखो r/n इंटू में लंबाई क्या है इसकी 1/n। तो ये आपके पास क्या आ गया, r बराबर 1 से लेकर n r/n²। अब देखो r के मान जैसे जैसे हम रखते जाएंगे, जो मान रखते जाएंगे उस हिसाब से आपकी वैल्यूज कन्वर्ट होती जाएगी। मान लीजिए r के मान मैं इस प्रकार रख रहा हूं, देखो अब ये क्वेश्चन तो लिख लिया आपने। r के मान देखना, r के मान रखूंगा मैं, तो आपके पास देखो सिमेशन अब हटा देते हैं और r के मान रखते हैं। तो देखो 1/n² तो बाहर आ गया। अब r के मान रखेंगे तो देखो 1 + 2 + 3, यानी एक एक मान रख रहा हूं मैं। ऐसे ही ये कहां तक बढ़ता जाएगा, n तक, क्योंकि एक एक मान आपने रखे हैं। अब देखो ये क्या है, प्राकृत संख्याएं बन गई। प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता है n × n + 1/2 होता है। प्राकृत संख्याओं का योग आपको पता है क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। तो देखो 1/n² तो ये था ही, इंटू में n × n + 1/2, तो यहां से एक n से एक n आपका कैंसिल हो गया, और ये टोटल रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, n + 1/2n। यही हो आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा था। ठीक है,
ऐसे ही आप निम्न डाबरू योग निकाल सकते हैं, यानी अब इस निम्नक की गुणा कराएंगे r-1n की, निम्नक की गुणा इसके साथ, फिर r के मान, इसी तरह r के मान रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, निम्न डाबरू योग मिल जाएगा। तो इसको फटाफट लिख लो, निम्न डाबरू योग आपको ज्ञात करना है। अगर ना हो तो आप नोट्सों के अंदर चेक कर लेना, निम्न डाबरू योग आप ज्ञात करोगे और मैंने बता दिया कैसे करना है, यानी इसके निम्नक की और इसके जो उपलंबाई है उसकी गुणा करवानी है आपको, बस केवल मात्र इतना काम करना है और ये आप खुद करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो आगे टॉपिक आता है शोधन विभाजन या सूक्ष्मीकरण। शोधन विभाजन या सूक्ष्मीकरण। शोधन विभाजन या सूक्ष्मीकरण, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, यानी शोधन विभाजन या सूक्ष्मीकरण आपको करना है। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, जो आप विभाजन कर रहे हैं उनका सूक्ष्मीकरण, यानी और भी जो विभाजन था आपका, यानी आपको पहले विभाजन दे दिया, अब उसके अंदर भी आप और विभाजन कर रहे हैं, यानी सूक्ष्मीकरण और भी आप उसके अंदर विभाजन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिफाइनमेंट। यानी आप कह सकते हैं यदि किसी अंतराल के, डेफिनेशन देखना, यदि किसी अंतराल a, b के दो विभाजन p व p डैश इस प्रकार हैं, p व p डैश इस प्रकार हैं कि जो p है आपका सबसेट ऑफ p डैश, इसका मत सुनना, 1 मिनट लिख देता हूं मैं, पूरी डेफिनेशन फिर बताऊंगा। तब p डैश को p का शोधन या सूक्ष्मीकरण कहते हैं। सूक्ष्मीकरण नाम से समझ चल गया ना, और भी सूक्ष्म करना, सूक्ष्मीकरण कहते हैं। यानी सुनना इस बात को कि आप विभाजन कर रहे हैं p और p डैश का, दो विभाजन है आपके पास इस प्रकार है कि p सबसेट है p डैश का, यानी जो p डैश है आपका उसे आपने और विभाजित कर दिया, यानी p आप पहले जो ले रहे थे विभाजन p ले रहे थे, उसके अंदर जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, अब p डैश क्या है, इसके और भी जो विभाजन था उसमें और भी संख्याएं ऐड हो गई, उसमें भी छोटे छोटे और विभाजन कर दिए, तो जो ये p डैश है वो क्या कहलाएगा, इसका सूक्ष्मीकरण। क्योंकि देखो p अब सबसेट हो गया ना, क्योंकि ये और भी आप आगे बढ़ चुका है, इसके अवयव तो सारे हैं यही, इसके साथ और भी ऐड हुए हैं इसके अंदर। जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, मान लो आपको अंतराल दिया है, अंतराल आपको दिया है a,3, p बराबर दे दिया 1,3, ठीक है। अगर p डैश की बात करूं तो इसके अंदर आप ऐसा और कर दो 1,2,3, ये p मान लो ये p डैश है, तो ये क्या हो गया p डैश, यहां पर देखो p सबसेट ऑफ p डैश हो गया ना, बोलो सबसेट ऑफ p डैश हो गया। और ऐसे ही अगर आप बात करें इसके अंदर, और मान लीजिए इसको p मान लिया 1, 2, 3, अब इसके अंदर और भी आप विभाजन कर रहे हैं p डैश, देखो 1 मान लिया, यहां पर आपने 3/2 मान लिया, 2 मान लिया, 5/2 मान लिया, 3 मान लिया, तो ऐसे और आपने इसके अंदर छोटे छोटे विभाजन कर दिए। डेढ़ भी ले लिया इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर डेढ़ नहीं था, लेकिन इसके बीच में तो है डेढ़, है ना। तो ऐसे ये जो विभाजन होगा, ये जो p है सबसेट ऑफ p डैश हो गया ना, तो ये जो p डैश है आपका, यही तो क्या होगा, शोधन या सूक्ष्मीकरण आपका कहलाएगा। तो इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लो। अब इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरमें आती हैं भाई, जो ये आप पढ़ रहे हैं सूक्ष्मीकरण, इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरमें हैं,
वो आपको करनी ज़रूरी है। तो वो थ्योरम आपके लिए करवाता हूँ मैं। पहले इस आप डेफिनेशन को लिखो, फिर थ्योरम करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखना कई बार एग्जाम के अंदर सीधी पूछ ली जाती हैं। कई बार सीधी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो थोड़ा आपको अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। थ्योरम में देखो, थ्योरम नंबर 1 है, यही है सूक्ष्मीकरण की कि मान लो यदि अंतराल 1 नंबर है, यदि अंतराल a, b का विभाजन p का p डैश सूक्ष्मीकरण है, यानी इसका सूक्ष्मीकरण हो तो नंबर 1 बात, यानी आप इस p का भी आपने ऊपरी डाबरू योग निकाला था और इसका निम्न डाबरू योग भी निकाला था। अगर आप p डैश का ऊपरी डाबरू और निम्न डाबरू योग कराते हैं तो इनके मध्य क्या रिलेशन होगा, तो यानी L F P डैश, इसका आप निम्न डाबरू योग निकालेंगे तो वो बड़ा होगा, बड़ा या इक्वल होगा किसके, L F P के। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर विभाजन के अंदर जो आपके बिंदु हैं, जो सूक्ष्मीकरण विभाजन है, उसकी संख्या बढ़ती जाती है, तो आप कह सकते हैं कि जो मान है निम्न डाबरू योग का वो बढ़ता जाएगा। देखो अगर बिंदु बढ़ रहे हैं तो निम्न डाबरू योग आपका मान बढ़ता है। इसमें आप बिंदु विभाजन P है, उसके अंदर कुछ बिंदु थे, P डैश के अंदर ज्यादा बिंदु थे, यानी बिंदु बढ़ाए आपने और बिंदु बढ़ाएंगे तो निम्न डाबरू योग बढ़ेगा। लेकिन जो आपका अप डाबरू योग है U F P डैश ये है, ये कम होगा किससे, F P से। यानी इसके अंदर अगर आप विभाजन के बिंदु बढ़ाएंगे तो निम्न डाबरू योग तो बढ़ता है, लेकिन जो ऊपरी डाबरू योग है वो कम होता है। तो आप लाइन लिख सकते हैं, इसका प्रूफ भी हम क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। लिख सकते हैं अर्थात विभाजन में बिंदु बढ़ाने पर, अर्थात विभाजन में बिंदु बढ़ाने पर निम्न डाबरू योग बढ़ता है तथा ऊपरी डाबरू योग कम होता है। निम्न डाबरू योग तो बढ़ेगा लेकिन ऊपरी डाबरू योग है वो कम होगा। कैसे होगा अभी इसके बारे में एग्जांपल करते हैं, लेकिन उससे पहले ये डेफिनेशन अच्छे से, जो ये आपको मैंने थ्योरम बताई है, अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या कहता है कि L F P डैश क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लोअर है, इसमें बिंदु बताएंगे तो निम्न डाबरू योग तो बढ़ेगा, ऊपरी डाबरू योग कम होता है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसका आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि आपको दिया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर और अंतराल दिया है आपको x बिलोंग टू a, 3। ठीक है, इसके अंदर देखिए p आपको दे दिया a, 3 पहला जो विभाजन था, और जो दूसरा विभाजन है p डैश बराबर सूक्ष्मीकरण विभाजन इसका a, 2, 3। ठीक है, अब हम चेकआउट करते हैं। यानी सबसे पहले आपको इसके अंतराल की लंबाई, तो यानी डेल आर आप इसके लिए निकालें, क्या आएगी, देखो 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आपके पास बची, यानी जो लंबाई है आपके पास वो 2 आई है। अगर आप निम्नक की बात करें स्मॉल m कैसे निकलेगा, यानी वर्धमान फंक्शन है तो जो निम्नतम अवयव है इससे निकालें
तो 1 यहाँ पर लगाएंगे। किससे मान आपका कम आ रहा है? 1 से ही आ रहा है। देखिए 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा और 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये तो आपका निम्नक हो गया। 1 मान 1 आया है। उच्चक क्या होगा? देखो कैपिटल M, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 आपका उच्चक हो गया और ये निम्नक हो गया। अब हम इसमें निकालते हैं LFP। सबसे पहले LFP निकालेंगे। LFP देखो ज़्यादा अवयव नहीं है, एक ही अंतराल है, तो आप डायरेक्ट 1 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 2 आ गया LFP। ऐसे ही UFP आप निकालेंगे तो यानी जो आपका उच्चक है 9 की 2 के साथ 9 दुए 18, तो ये आपका उच्चक आ गया। ऐसे ही P डैश के अंदर निकालेंगे तो P डैश के अंदर देखो 2 अंतराल बनेंगे। कौन कौन से? एक तो 1,2 बन गया और एक बन गया 2,3। ठीक है, अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा इनके लिए। तो सबसे पहले हम इस अंतराल के निकालेंगे तो डेल R1 बराबर क्या है? देखो यहाँ पर 1, इसमें जो निम्नक मान है स्मॉल m कौन देगा? 1 देगा। और कितना मान देगा? 1 ही देगा। कैपिटल M उच्चक 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो पहले के लिए आ गया, यानी R1 R2। इस अंतराल के लिए निकालें तो डेल R2 क्या आएगा? 1 आएगा। और डेल जो MR2 है वो क्या देगा? 2 और 2 का स्क्वायर 4 और कैपिटल MR2 9। अब इनकी गुणा करा कर आपस में जोड़ना है। तो पहले LFP डैश हम निकाल रहे हैं। देखो LFP डैश के लिए निकाले हैं ना, तो यहाँ से 1 की गुणा 1 के साथ कराई प्लस 4 की गुणा 1 के साथ क्या आएगा? देखो 4 और 1 5, ये तो आ गया LFP। UFP आपको निकालना है P डैश, तो ये 4 की 1 के साथ प्लस का 9 की 1 के साथ, 9 और 4 13। अब देखो क्या क्या जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई थी वो सही है क्या? यानी विभाजन में बिंदु बढ़ाएंगे। बिंदु देखो यहाँ पर 2 थे, यहाँ 3 हो गए। विभाजन में बिंदु बढ़ाएंगे तो निम्न डाबरू योग बढ़ता है। बढ़ता है क्या? देखो यहाँ LFP 2 था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? 5 आया है। बड़ा है ना। ऊपरी डाबरू योग कम होता है। ऊपरी डाबरू योग देखो यहाँ आया था 18, लेकिन यहाँ आया है 13। तो ऊपरी डाबरू योग क्या होता है? कम होता है। तो आप लिख सकते हैं अर्थात के रूप में करके जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, देखो LFP डैश क्या होगा? बड़ा होगा LFP से, और जो UFP डैश है वो छोटा होगा UFP से। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है। और जो दोस्तों जो आपके विभाजन है, मान लीजिए अभी एक दूसरा थ्योरम लिख रहे हैं कि निम्न डाबरू योग ऊपरी डाबरू योग से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। निम्न डाबरू योग है वो हमेशा, देखो जो अंतराल है उसके अंदर तो कम होगा ही होगा, यानी P1 आपने अंतराल लिया है उसके अंदर तो कम होगा ही होगा, लेकिन जो आपका पूरा जो अंतराल आपने लिया है P1 P2 उनमें भी वो कम ही रहेगा। किसी भी अंतराल के ऊपरी डाबरू योग से निम्न डाबरू योग अधिक नहीं हो सकता। जैसे आपके लिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं कैसे। बस आपको ये लाइनें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, हूबहू क्वेश्चन पूछेगा। सॉरी थ्योरम है, थ्योरम स्टेटमेंट नंबर 2। निम्न डाबरू योग किसी भी ऊपरी डाबरू योग से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात दो विभाजन ले लीजिए P1 व P2, यानी दो विभाजन है आपके पास। तो ये देखिए अपने अंतराल के अंदर तो कम होगा ही होगा, लेकिन दूसरे के अंदर भी नहीं होगा। यानी LFP1 है आपका, LFP1 है वो लेस देन होगा UF जो आपका P2 आप निकालेंगे FP2 से, यानी इससे भी कम होगा। इसमें तो LFP1 में तो कम होगा ही होगा, उसके अंदर तो स्वाभाविक सी बात है, उसके अंदर तो होना ही होना है। लेकिन आप दूसरे अंतराल के अंदर निकालेंगे तो भी वो कम होगा, और आप दूसरे अंतराल का निकाल रहे हैं FP2 तो वो भी कम होगा UFP1 से। यानी किसी का भी निकाल लें, लेकिन निम्न डाबरू योग ऊपरी डाबरू योग से किसी में भी
अधिक नहीं हो सकता, हमेशा ही वो कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो, लिख लो इसको। अब देखो आपके पास g और f और g दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन लेते हैं। कि 3 नंबर है, दो वास्तविक परिबद्ध फलन, वास्तविक परिबद्ध फलनों f तथा g के लिए, f तथा g के लिए आप निकाल रहे हैं निम्न डाबरू योग। सबसे पहले जो L F P आप निकालेंगे और इसके बाद L G P आप निकालेंगे, तो हमेशा छोटा होगा किससे, जो आप एक साथ निकालेंगे G या F प्लस G कर दो, F प्लस G P से। ठीक है, यानी जो निम्न डाबरू योग है, दो अलग अलग आपने फंक्शन लिए हैं, अलग अलग निकालने हैं। एक बार तो इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, या फिर दोनों फंक्शनों को जोड़कर एक साथ निकाला, तो ये मान दोनों को जोड़कर एक साथ निकालेंगे वो अधिक होगा बजाय अलग अलग निकालने के। लेकिन ऊपरी डाबरू योग में ये उल्टा हो जाएगा। ऊपरी डाबरू योग में यू एफ पी प्लस यू जी पी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल यू एफ प्लस जी। ये स्टेटमेंट याद रखने भाई, यानी ऊपरी डाबरू योग में तो इनको आप अलग अलग जोड़ेंगे तो ज़्यादा मान देगा बजाय एक साथ जोड़ने के। तो ये ऊपरी डाबरू योग का कमाल होगा भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लिख लो इसको, फिर एक और स्टेटमेंट आपको करवाता हूं, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट और याद रखना है कि यदि आपके पास जो फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है एफ ए कोमा बी, ये क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है। ये परिबद्ध है तो आप कह सकते हैं कि जो एल एफ पी निकलेगा, एल एफ पी और जो यू एफ पी निकलेगा वो भी परिबद्ध होगा। बस ये लाइन याद रखना है, वो भी परिबद्ध होते हैं। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। तो ये आपकी कुछ थ्योरमें हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रीमान इंटीग्रल रहा है, डेफिनेशन रही है, एक दो क्वेश्चन करने हैं। ये पूरा आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे अपन। फिर उसके बाद नई बुक स्टार्ट करेंगे भाई, बढ़िया सी स्टैटिक्स करेंगे और वो भी फटाफट हम करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक है, डायनेमिक्स करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।